स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर, जो कि एक बेहतरीन लीडर रह चुके हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें स्टीव जॉब्स ने अपने 50 सालों में सीखा हो, आज सिर्फ कुछ ही मिनटों में सीख पाए? वैसे मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी और उसमें उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग्स को कुछ ही मिनटों में बताया था, 3 कहानियों के जरिए। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच 20 मिनट की है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखी है, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि एक बार आप जरूर देखिए। जैसे तो उस स्पीच में उन्होंने बहुत सारी कमाल की बातें कही थी। इस वीडियो में स्टीव जॉब्स की स्पीच की कहानी सुनेंगे आप मेरी जुबानी, और वो भी हिंदी में, ताकि ऐसा ना हो जो विश्व के सबसे बेहतरीन स्पीच को लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना सुन पाए। ये स्पीच इतना बेहतरीन है कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव जरूर लाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के कन्वोकेशन सेरेमनी में आप सभी के साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने नजदीक तक पहुँचा हूँ। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, बस 3 कहानियाँ। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं उसके 18 महीने बाद तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहता था। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि फिर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माँ एक युवती जो कि अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन इसी के साथ वो ये भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर रहे। और इस प्रकार पहले से ही सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उनकी पत्नी के द्वारा एडॉप्ट किए जाने वाला था, लेकिन जैसे ही इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर उन्होंने अचानक अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए। इसीलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया, जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्हें कॉल करके बताया, हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ महीने बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और उस वजह से उनकी माता मान गई और फिर मुझे एडॉप्ट कर लिया गया। और इस तरह मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा ही एक महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे माता पिता की सारी सेविंग्स पढ़ाई में खर्च होने लगी, और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई भी महत्व नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से ये कॉलेज मेरी मदद करेगा अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ पर मैं अपने माता पिता की जीवन भर की सेविंग्स पढ़ाई में खर्च करता जा रहा हूँ, और इसीलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया और यही सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय मुझे ये चीज बहुत ही डरावनी लगी, लेकिन जब बीते समय को आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मैंने उन क्लास को करना छोड़ दिया जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैं केवल उन्हीं क्लासेस को करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना कोई इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। इसीलिए दोस्तों के कमरे में मैं जमीन पर सोता था। मैं कोक की बोतलों को लौटा कर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता था, जिससे कि हफ्ते में कम से कम एक बार मैं पेट भर खाना खा सकूं, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी, जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज में हर एक पोस्टर, हर एक लेवल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसीलिए मुझे सामान्य क्लास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। तो मैंने सेरिफ और सेंसरी टाइपफेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस भरी करना सीखा, और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाते हैं ये भी मैंने सीखा। ये सब कुछ बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था, और ये सभी मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय मेरा ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीजों का उपयोग कभी अपने जीवन में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया, और ये बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज केवल टेलीग्राफी में प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनलिटी स्पेस फॉन्ट्स नहीं होते।
और क्योंकि विंडो ने मैक को कॉपी की है तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब नहीं होता। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन जब 10 साल बाद मैं बीते समय को देखता हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो, इसीलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह से आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में तो विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या फिर अपने कर्मों पर। किसी न किसी चीज पर तो विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, ये आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा। और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और अभी आप जो भी कर रहे हैं वो आगे चलकर आपकी किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप बस अपने आप में विश्वास रखकर करते जाइए जो कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के बारे में है। मैं बहुत ही भाग्यशाली था कि जिससे मैं प्यार करता था वो मुझे जल्दी मिल गई बस। और मैंने अपने पिता की गैरेज से एप्पल की शुरुआत की जब मैं 20 साल का था, और हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही मैकिंटोश रिलीज किया और मैं 30 साल का हो गया था और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अपनी ही बनाई हुई कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगा, हमने एक स्मार्ट आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। और इस तरीके से 30 साल की उम्र में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया। जो मेरी पूरी लाइफ का फोकस था वो अब खत्म हो चुका था और ये पूरी तरह से मुझे बर्बाद करने वाला था। और कुछ महीनों तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर बन चुका था और एक बार तो मैंने सैलरी छोड़कर जाने का भी सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूं मैं उसके लिए अभी भी पैशनेट हूं। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूं और इसीलिए मैंने फिर से एक बार शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त ये नहीं देख पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगिनर होने का हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और इसी आजादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सार शुरू कर दी और इसी दौरान मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग महिला से मिला जो कि आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज के समय ये दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने अनएक्सपेक्टेडली नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। तो यहाँ पर मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में एक मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इस तरह से ठोकर मारती है, लेकिन आप विश्वास मत खोना। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपने काम को खोजना जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और रियलिटी में सेटिस्फाई होने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप वो करें जिसे आप एक बड़ा काम समझते हैं। और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो करें जो आपको करना पसंद है। और अगर अभी तक आपको वो काम नहीं मिला तो आप रुकिए मत, उसे ढूंढते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसीलिए इसे ढूंढते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक कोट पढ़ा था, यदि आप हर दिन ऐसे जियोगे जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाओगे। और इसने मेरे दिमाग पर एक बहुत ही बड़ा छाप छोड़ दिया। और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल करता हूँ कि अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और अगर इसका आंसर ना होता तो मैं समझ जाता कि कुछ ना कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है। किसी भी चीज का खोने का डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप पहले से ही नंगे हैं।
ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। और सच कहूँ तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पैनक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने पूरे विश्वास के साथ मुझे बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार करना संभव नहीं है और अब मेरे पास केवल 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और सारी चीजें अरेंजमेंट कर लूं। यानी कि डॉक्टर की भाषा में इसका मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। यानी वो सारी चीजें जो आप अगले 10 साल में करने वाले थे वो बचे हुए दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां पर मेरे गले के रास्ते से पेट से होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। उस वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहां पर जो भी उपस्थित थे, जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप में मेरे सेल्स को देखा तो वह भी रो पड़ा, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर हुआ है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और मैं सौभाग्य से अब बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब तक मैं पहले कभी नहीं पहुँचा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ समय तक मैं पहुँच भी ना पाऊँ। और ये सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु ही वो स्थान है जहाँ पर हम सभी लोग जाते हैं। आज तक कोई भी इससे नहीं बच पाया और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है वो है मृत्यु। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त करने का रास्ता खोलती है। और इस समय आप सभी लोग नए हैं और कुछ ही दिनों में आप सभी लोग पुराने हो जाओगे और रास्ते से साफ हो जाओगे। इतना ज्यादा नाटकीय होने के लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ, लेकिन यही सत्य है, आपका समय बिल्कुल सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसे, अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए, औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अपने दिल और बुद्धि का बात सुनने का साहस रखें, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। तो पहले अपने दिल की आवाज सुने, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। और अंत में मैं आज सभी से यही कहना चाहूंगा, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है और अब जब आप सभी लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए भी यही विश करता हूँ। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, यानी कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे यानी कि कुछ करने का भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और मूर्ख रहो क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप कुछ सीख पाओगे। अगर आपको ये लगता है कि आप सब कुछ पहले से जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।